हेलो, वेलकम टू क्लियर इन इंडिया। आज हमारे साथ कविता कृष्णन हैं। कविता CPIM ML की लीडर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले की, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महिला अधिकारों के जो मुद्दे हैं उन पर लगातार बहुत वोकल हैं, उन पर बात करती हैं, उनके लिए संघर्ष करती हैं। आज क्लियर इन इंडिया की इस बातचीत में हम अलग अलग मुद्दों पर कविता जी के साथ बात करेंगे और उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं और वो जो सोचती हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। सवाल कपिल मिश्रा को लेकर है। आपने एक ट्वीट किया और कहा कि कपिल मिश्रा ने फंडिंग किया था यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए, और उसके बाद कुछ स्टोरीज भी हुई जिसमें आपको उन्होंने भी रिप्लाई किया, कपिल मिश्रा ने भी। अगर उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या गलत है? और आप क्यों उसको पॉजिटिवली नहीं देख रही हैं? एक्चुअली मुझे लगा कि मैं चीज़ों को कभी अलग काट के देखने में मुझे काफ़ी मुश्किल होता है। मैं हमेशा थोड़ा बिग पिक्चर देखने के पक्ष में हूँ। मैं मानती हूँ कि हम सबको देखना चाहिए, थोड़ा बिग पिक्चर देखना चाहिए और हमेशा रीसेंट हिस्ट्री को भी याद रखना चाहिए। तो मुझे याद आता है कि जिस समय ये यति नरसिंहानंद जो भी हैं और वो डासना में बैठ करके, जो दिल्ली के बहुत ही नज़दीक है लेकिन यूपी में पड़ता है, वो वहाँ बैठ करके लगातार वहाँ से एक वायलेंट एक्टिविटीज़ दिल्ली NCR रीजन में उसका वो संचालन कर रहे हैं। ये पिंकी चौधरी, जिनकी कल ही गिरफ्तारी हुई, तथाकथित गिरफ्तारी, वो सरेंडर करने आए पूरी बारात के साथ में, नारे वारे लग रहे हैं उनके पक्ष में। वो आदमी जो है, उसके वीडियोस आज से नहीं, हम लोग कुछ लोग हैं जो रेगुलरली उनका हम लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी जब वो मुसलमानों के खिलाफ गंदी गालियाँ और हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे थे लोगों को। जब वो खुल करके कह रहे थे कि हमने दिल्ली में मारा है मुसलमानों को, हमने दंगा करवाया, हमने मारा, JNU के अंदर हमने हमला करवाया, हमने मारा, ये सारी चीज़ें खुल करके हो रही थी और आपने कुछ नहीं कहा। मेरा मानना है कि नरसिंहानंद का वो जो वीडियो जो निकला, रिलीज़ हुआ, जिसमें वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ही हो सकता है वो, लेकिन उसमें अगर वो रुक जाते, सपा और बसपा की बात करके, कांग्रेस की बात करके अगर रुक जाते, वो BJP तक ना आते, तब भी कुछ नहीं होता। तब भी ये लोग जो हैं, वो क्या नाम है इनका, कपिल मिश्रा वगैरह, वो ना हटते, क्योंकि वो BJP के महिलाओं पर भी बोले हैं। और उसके बाद वो वहाँ रुके नहीं। उसके बाद तो वो गंदी गंदी चीज़ें रोज़, मतलब मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी के बारे में, NCW चेयरपर्सन रेखा शर्मा के बारे में वो बिल्कुल बेशर्मी से खुल के बोले जा रहे हैं। तो शुरू में जो लोग कह रहे थे अरे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, अभी तो वो पब्लिक में बोल रहे हैं, पब्लिक में बयान दे दे करके रोज़ बोल रहे हैं। तो इससे जो थोड़ी सी दूरी जो ये लोग बना रहे हैं, इसमें मुझे लगा कि मैं याद दिलाऊं कि भाई ये भाषा उन्होंने BJP की महिलाओं के बारे में बोला तो आपने खुद थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन ठीक यही भाषा कपिल मिश्रा ने सफूरा जरगर के बारे में कहा, ठीक यही भाषा, ठीक है। वो जब सफूरा के प्रेगनेंसी की बात थी और वो प्रिजन में थी, तो उस समय किसी ने ट्वीट किया और लिखा, मुझे याद नहीं किसका ट्वीट था, लेकिन किसी ने ट्वीट किया था कि बताइए कि कपिल मिश्रा इतनी भड़काऊ भाषण देते हैं और वो जेल में नहीं हैं, और सफूरा जो कि शांति की बात कर रही थी, संविधान की बात कर रही थी, वो जेल में है और प्रेग्नेंट होते हुए भी उसको तब बेल मिला नहीं था। तो ये बात किसी ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट को शेयर करके कपिल मिश्रा ने कहा था कि अरे आपको लगता है, गलतफहमी है कि मेरे भाषण से कोई प्रेग्नेंट हो सकती है। मेरा भाषण का उसके प्रेग्नेंट होने से कोई लेना देना नहीं है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये एक बहुत ही गंदा किस्म का एक सेक्सुअल जोक है, तथाकथित जोक है, जो बहुत ही एक जिसको कहते हैं हम लोग सजेस्टिव भाषा है, जिसमें कुल मिला करके वो खुद ही एक अपने बेटी के बराबर उम्र की होगी सफूरा, उसके बारे में वो किस नज़र से देखते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, ठीक है, ये पता चला। तो मैंने इसलिए कहा था कि भाई, या सुल्ली डील्स वाले पर, भाई सुल्ली डील्स में सारी मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ? तो इसमें जो है आपने उस पर एक शब्द नहीं निकला इनके, बल्कि उसको करने वाले जो लोग हैं, इसको फैलाने वाले जो लोग हैं, कपिल मिश्रा एक संगठन चलाते हैं, हिंदू इकोसिस्टम। अब मैं संगठन का पार्ट थे कि नहीं थे मैं नहीं करी हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये जो हिंदू वर्चस्ववादी इकोसिस्टम है, इसके पार्ट ये सारे लोग हैं जो ये सुल्ली डील करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस पर तो आप नहीं कहते। तो महिलाओं के बारे में जो, और मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि जो
जो महिलाओं के, और इस पे स्टडीज़ हुई हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़, कि जो लोग गंदी भाषा किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं या किसी समुदाय की महिलाओं के बारे में या समुदाय के बारे में, आम तौर पे रियल लाइफ में भी वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द भी उसी तरह की टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं। और बल्कि ये काफ़ी गिव अवे होता है, जो अमेरिका में लोगों ने स्टडीज़ किया है कि जो लोग मास मर्डर करते हैं ना, वो भाई बंदूक उठाया और ब्लैक लोगों को जा करके उनके चर्च में पूरी वो कर दिया, या ज्यूज़ को चर्च में घुस करके शूटिंग कर दी। ये जो मास शूटर्स हैं आमतौर पे वो वाइफ बीटर्स भी होते हैं, या उनके गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ भी करते हैं। तो डोमेस्टिक अब्यूज़ इज़ एन अर्ली साइन कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए ये कोई आश्चर्य नहीं है कि भाई जो ये भाषा बोलते हैं वो जो है वो नरसिंहानंद वाली भाषा सेम भाषा है, लेकिन आप विरोध तब कर रहे हैं जब वो भाजपा की महिलाओं के बारे में बोल दिए। तो ये मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल था, इसलिए मैंने उनको याद दिलाया कि भाई आप पैसा इकट्ठा किए, आपने खुद ही इस भाषा का इस्तेमाल किया, आपने सफूरा जरगर के बारे में सल्ली डील्स हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने सुनंदा पुष्कर के बारे में जो 50,000 की गर्लफ्रेंड और क्या क्या कहा, वो क्या भाषा थी? वो भी यही भाषा थी कि कुल मिला करके मैंने जिस महिला, किसी महिला के बारे में कि वो बिकती है, वो एक चीज़ है, बिकती है, उसका दाम लगाया जा सकता है, यही सारी चीज़ें, तो यही भाषा तो नरसिंहानंद भी बोल रहे हैं। क्या फ़र्क है? लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सब पे एक ही जैसी भाषा है। तो यही मैंने कहा, जिसके लिए वो मैंने अब हमारे साथ भी खुल रहे हैं, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो जितना मुंह खोलते हैं वो उतना खुद को ही एक्सपोज करते हैं। इसलिए अच्छी बात है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ब्रश करके नहीं आए और क्या क्या, तो मुझे लगा कि संगी लोगों को लग रहा है कितना स्मार्ट ये कमबैक है। किसी ने मुझे कहा काली बिल्ली हो और क्या क्या, तो मैंने कहा भाई एक तो आप मुझे मेरे रंग पे बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे अपीयरेंस पे बोल रहे हैं, आपको जो है लगा कि तो मेरा ब्रश करना ना करना आपको क्यों परेशान कर रहा है? आप मेरे बारे में किस तरह से सोच रहे हैं? मैं तो आपके नज़दीक नहीं हूँ। मैं ब्रश की हूँ कि नहीं जो है मैं आप जिसको चूमूंगी वो ना सोचेगा। आपको क्यों सोच रहे हैं? आप अपने दिमाग में मेरे बारे में गंदी चीज़ें काहे सोच रहे हैं? जबकि इफ़ यू आर द लास्ट मैन अलाइव आई वुड नॉट एम्ब्रेस यू, ओके, एंड व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट अबाउट मी? दैट शोज वो इशारा कर रहे हैं अपने लोगों को कि आप इस महिला को इस नज़र से देखिए, उसको आप यू रिड्यूस हर टू हर बॉडी एंड देन यू मेक कॉमेंट्स अबाउट हर बॉडी। द प्रॉब्लम इज़ कि वो नहीं समझते हैं कि हम जो नारीवादी लोग हैं, हमारे पास जो है अच्छा ढाल है इसके लिए, क्योंकि हम आपकी नज़र में, आपके नज़र के आईने में खुद को नहीं नापते, देखते ही नहीं हैं। हम अपने जो करते हैं, हम अपने नज़र में अच्छा होना चाहते हैं, अच्छे लोग होना चाहते हैं। हमारी नज़र में हम अपनी बॉडी के साथ कितना कंफर्टेबल हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितने हेल्थी हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितनी स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, हम उस नज़र से नापते हैं ना खुद को। तो आप लाख बोलते रहिए, काला सफ़ेद जो बोलते रहिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। तो यही बात है। सवाल एक माहौल बना हुआ है अभी अफ़गानिस्तान में, जब से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पे इंडिया में, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उसको लेकर 2-3 तरह के परसेप्शंस हैं। एक ये कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके साथ जिस तरह का जुल्म हो रहा है, वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि तालिबान वहाँ पर आए, लेकिन तालिबान आ गया है तो उन लोगों को उनकी सत्ता में रहना है। तो एक तो वो लोग कैसे विक्टिम हैं। दूसरा सवाल ये कि जिस परसेप्शन के साथ और उसके साथ हम बात वहाँ के विक्टिम्स की कर रहे हैं, इंडिया के विक्टिम्स पर उस तरह से बात नहीं करते हैं लोग, चाहे से वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, या जो भी कर रहा है। दूसरा चाइना को लेकर एक जिक्र है कि वहाँ वीगर मुसलमानों के साथ जिस तरह की प्रताड़ना हो रही है, उन पर उतनी बात नहीं हो रही जितनी हम अफगानिस्तान पर बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक जो परंपरा है हमेशा की कि हम किसी एक सेलेक्टिवली एक इशू को देखते हैं और उस पर बात करने लग जाते हैं, दूसरे इशूज़ हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं, क्या ऐसा कुछ है? और क्या इस पूरे मामले पर आप सोचती हैं? मैं इसको इस रूप में देखती हूँ कि ये पूछने वाली बात है कि अफ़गानिस्तान पर बोलने और प्रदर्शन करने अफ़गानिस्तान के लोगों के पक्ष में, और मैं अफ़गानिस्तान के लोग कहूँगी, उनके पक्ष में इस समय बोलने वाले लोग कौन हैं। मैं बीजेपी और आरएसएस और इन सारे लोगों को इस कैटेगरी में नहीं मानती हूँ। उसकी वजह मैं बताती हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि ये
कहने को तो भाई यहाँ के मुसलमानों को तालिबान तालिबान कह करके प्रताड़ित करेंगे, ताना कसेंगे, इनको मने जैसे, और एक लेकिन इसके साथ साथ वो एक और काम भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने रोहिंगा को गाली वाला शब्द बना दिया। रोहिंगा जो इतना उत्पीड़ित, उससे ज़्यादा उत्पीड़ित शायद ही कोई तबका पूरी दुनिया में, मने जिसके पास कोई राज्य ना हो, कोई घर ना हो, और इतना मतलब गरीब और उत्पीड़ित और ये हो, कमज़ोर तबका हो, जरा सा छोटा सा, उसको वो गाली का शब्द बना दिए। अभी वो अफ़गानिस्तान को भी गाली का शब्द बना रहे। इसके मायने क्या हैं थोड़ा समझिए। क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से जो लोग तालिबान के भय से भाग रहे हैं, भारत में शरण के लिए आ रहे हैं, उनमें वो कह रहे हैं कि हिंदू और सिखों को हम जो है भारत के नागरिक जैसा ट्रीट करेंगे और सब कुछ करेंगे। वो राजनीति वो कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम जो अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ हैं, उनके वीज़ा वो कैंसिल किए जा रहे हैं, नया वीज़ा दे ही नहीं रहे हैं। शायद 20 ई वीज़ा दिया है उन्होंने, इमरजेंसी ई वीज़ा, और बाकी वो कैंसिल कर रहे हैं, नया दे ही नहीं रहे। और यहाँ तक कि मेरे पोस्ट्स को अगर आप देख लें तो मेरे पोस्ट में मैंने एक अफ़गान लड़की का जो यहाँ पढ़ती हैं उसका मैंने वीडियो लगाया, जो समझा रही है कि क्यों उस जैसी लड़कियाँ तालिबान को नहीं पसंद करती और वो क्यों माने चाहती है कि तालिबान वाली सरकार ना हो, अमेरिकी साम्राज्यवाद, अमेरिकी कब्जे से आज़ाद हुआ है अफ़गानिस्तान तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक होना चाहिए। तालिबान की भी बने तो तालिबान मानवाधिकार, महिला अधिकार, लोकतंत्र, इन चीज़ों को माने। कह रहा था ये कह रहे ये बात। हाँ, ये इस पॉइंट पे तालिबान बात कर रहा है अभी। नहीं, तालिबान ने ये कहा है कि वो लोग हाँ, महिला अधिकारों पर बात करेंगे। नहीं कहा है, मतलब वही बात है, कुछ थोड़ा सा मोहन भागवत वाली बात है मैं उसमें। उनके एक प्रवक्ता है, उनका ट्वीट देख रहा था, शाहीन। हाँ, वही बात है। देखिए एक्चुअली मामला क्या है कि वो तो महिला अधिकार कह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिला अधिकारों पे, महिलाओं के चलन पे, जो भी उनके कितना पढ़ेंगी क्या करेंगी, उस पर क्या रोक टोक हम लगाएंगे, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि हम कोई रोक टोक नहीं लगाने वाले हैं। जो हैं अभी अफ़गानिस्तान में उसमें कहीं कोई घटाव नहीं होगा। वो मान रहे हैं कि हम घटाएंगे, लेकिन कितना घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इसको लेकर के एक बहस है और वो शुरू हो गई है। क्योंकि वहाँ पे जो महिला एंकर्स हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि भाई हमारे जान खतरे में है, हम लोग सेफ़ नहीं महसूस कर रहे वगैरह। तो मैंने तालिबान को लेकर के बहुत मैं आश्वस्त कतई नहीं हूँ, जितना मैं आश्वस्त नहीं होती मोहन भागवत की अच्छी बातों को सुन करके। वहाँ पर भी भाई कथनी करनी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दुनिया है, दुनिया को कथनी कुछ नया सुनाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन करनी के लिए दबाव बनाना वो हर लोकतांत्रिक इसका काम। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि बीजेपी आरएसएस, तो ये जो अफ़गान लड़की बोल रही है उसके नीचे आरएसएस वालों का कमेंट देख लीजिए हमारे पन्ने पे। तो दरअसल आरएसएस बीजेपी वाले जो हैं उनका कोई तालिबान से भागने वाले लोगों के साथ में कोई हमदर्दी नहीं है। तालिबान के ख़िलाफ़ उनका कोई मेजर कोई आइडियोलॉजिकल कोई बहस है नहीं, बल्कि वो तो तालिबान सरकार के साथ तालिबान के साथ साल भर से बातचीत कर रहे हैं और अभी खुल करके भी अभी भी बातचीत कर रहे हैं। और इससे मैं तो मानती हूँ भाई डिप्लोमेसी करें, आप तो पाकिस्तान से भी बात करिए, तालिबान से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते, करिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि तालिबान के साथ अगर आपकी वाकई में विरोध होता तो तालिबान से जो भागी हुई महिला है कोई बोल रही है तो उसके साथ आप गाली गलौच ना करते। लेकिन आपके जो पब्लिक है, आपके जो ट्रोल्स हैं, आपके जो मोदी भक्त हैं जो हमारे पेज पे आते हैं, वो अफ़गानिस्तान की किसी लड़की को बोलते हुए देखते हैं तो तुरंत वो गाली पे उतर आते हैं। क्योंकि उनको दिखता क्या है, उनको लगता है मुस्लिम है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो उसमें तालिबान, अफ़गान महिला, अफ़गानिस्तान, हज़ारा है, कौन है, ये सब थोड़ी वो देख रहे हैं, वो सबके खिलाफ उनका ये है। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है और पिछले एक महीने का अगर हम डेटा उठाकर देखें तो जिस तरह से लिंचिंग्स के मामले, हेड क्राइम्स के मामले हुए हैं, मोटे मोटी जो हम एग्जांपल्स अगर लेना चाहें, अभी इंदौर का जो चूड़ी वाला मामला सामने आ रहा है, एक जंतर मंतर पर जिस तरह से पार्लियामेंट के इतने करीब में उस दौरान जब पार्लियामेंट जारी थी, जिस तरह के स्लोगन्स लगाए गए, कम्युनिटी को लेकर जिस तरह की बातें की गई, सवाल मेरा ये है कि ये कैसे हो रहा है, मतलब इतना आसान कैसे हो गया? ये नया नहीं है, लेकिन इतना आसान कैसे हो गया है? मेरे ख्याल से इसकी जो इंटेंसिटी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, 2014 से ये लगातार इस तरह की घटनाओं की इंटेंसिटी बढ़ रही है। और अभी हाल के जो घटनाएं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक महीने में मैंने जो ट्रैक किया कि
ऑनलाइन जो सुली डील्स वाला भी हुआ था वो भी लगभग 1-1.5 महीने का बात है। जिस रैली की बात आप कर रहे हैं वो जंतर मंतर पे जिसमें स्लोगन्स लगाए गए बहुत ही वायलेंट किस्म के, वो बड़ी रैली थी ऐसे समय में जब जंतर मंतर पे किसानों का जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें गिन करके 200 लोगों को रहना है और पास लेकर के अंदर आना है, और आप आसपास भी कहीं नज़र आ जाएं तो पुलिस आपको भगा रही है, ये स्थिति थी। उस स्थिति में इतने हज़ारों लोगों को वहाँ पाक होटल के पास अलाउ किया गया। और दूसरी तरफ मैं ये भी याद करूँ कि दिल्ली से बहुत दूर नहीं, हरियाणा में पटौदी में ठीक इसी तरह की रैली, उसमें भी बीजेपी के लीडर्स मौजूद थे जैसे जंतर मंतर में थे, महापंचायत हाँ, और वहाँ पर भी ठीक यही नारे लगाए गए। और ये जिस घटना की बात आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश वाली, वो एक्चुअली एक घटना नहीं, उस एक सिलसिलावार घटनाएं हैं वो कई सारी, जिसमें पैटर्न ये है कि मुस्लिम जो वेंडर्स हैं वो बैंगल वेंडर हो सकता है, कहीं चाट बेच रहा होगा, कहीं डोसा बेच रहा होगा, कुल मिला करके जो एक ज़बरदस्त आर्थिक ख़राब स्थिति हुई है देश में और संकट है रोज़गार का, उस रोज़गार के संकट के संदर्भ में जो मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गरीब हैं, तो गरीबों में एक तरह से एक मुस्लिम को टारगेट करने वाला एक बनाने की एक कोशिश है। तो मैं इन सारी घटनाओं को कतई नहीं मानती हूँ कि ये इत्तेफाक से हो रही हैं, कोइंसिडेंस है, इसमें एक पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है समझने के लिए मुझे लगता है कि पिछले महीने की जो वो रैली है वहीं से मैं बात शुरू करती हूँ, क्योंकि उस रैली का जो कॉल दिया अश्विनी उपाध्याय ने वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको अगर आप देखिए तो वो कह रहे हैं कि जो एक तरह से 75 साल हो रहे हैं भारत की आज़ादी के, ये वर्ष जो है जब ख़त्म होगा तो अगले साल 15 अगस्त जो है वो 75 साल पूरे होंगे। तो उनका ये कहना है कि जितने विदेशी कानून हैं उनको ख़त्म करने का समय आ गया है। अब आप या मैं अगर इस बात को सुनेंगे तो हमारे दिमाग में विदेशी कानून में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कि भाई जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो अवशेष हैं कानून में, जैसे सेडिशन का, राजद्रोह का कानून है ना, या इवन अगर आप एक नए कानून को देखिए जैसे यूएपीए, लेकिन उसका बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर मैंने भगत सिंह ने जिस कानून का प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली असेंबली में बम फेंका था, उस कानून में और यूएपीए में आपको बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ दिख जाएंगे, या बहुत सारे इस तरह के और कानून हैं जो कि आप सोच सकते हैं कि ये इवन महिलाएं संबंधी कानून है जिसमें भाषा जो है काफ़ी पुरानी है, लेकिन उनका इशारा इन कानूनों के प्रति नहीं है। उनका जो इशारा है उसको समझने के लिए मेरे ख्याल से मैं इंकरेज करूँगी आपके व्यूअर्स को भी कि वो आरएसएस का लिटरेचर पढ़ें। मैं मानती हूँ कि जो मेरे विरोधी हैं, मैं बिना पढ़े उनकी आलोचना के खिलाफ हूँ। मैं मानती हूँ और पढ़िए और जानिए उनको। तो आरएसएस के जो फाउंडिंग गुरुओं में से थे गोलवालकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, जिसको आरएसएस भी मानती है कि बंच ऑफ थॉट्स है उनकी किताब। उनकी और किताबें हैं जिनको आरएसएस कहती है नहीं वो उनकी किताबें नहीं हैं, तो मैं बंच ऑफ थॉट्स को ही ले रही हूँ। बंच ऑफ थॉट्स में ही गोलवालकर का कहना है इसी दिशा में, जिस दिशा में ये नारे लगाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर के ये इशारा है कि संविधान कानून जो भारत में आधुनिक और आज़ाद भारत में बने हैं ये विदेशी हैं, विदेशी मूल के हैं, भारतीय मूल के नहीं हैं। ऑर्गेनाइज़र में 1947 के और 50 के बीच के जो ऑर्गेनाइज़र के इश्यूज़ हैं, आरएसएस का ऑर्गन है वो पढ़ने लायक है, जिसमें उनका कहना था 1950 में कि संविधान जो है भारत का ये विदेशी मूल का है और इसमें भारतीय मूल का जो मनुस्मृति है, जब हमारे पास मनुस्मृति था तो कहीं दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसको समझ लीजिए कि इसका मतलब लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे यानी लोकतंत्र और बल तंत्र में जो फ़र्क है, लोकतंत्र का मतलब फ़र्क है ना, उसमें एक तरह से मेजॉरिटी वर्चस्ववाद और लोकतंत्र में तो फ़र्क है ना। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी लाठी चलेगी, राइट। उसका मतलब ये है कि उसमें माइनॉरिटीज़, अगर एक व्यक्ति का भी एक माइनॉरिटी होगा, उसके जो बोलने का अधिकार है, उसके जो सोचने का अधिकार है, उसके जीने का जो तरीका है, अधिकार है, या वर्शिप करने का या कुछ भी, उस अधिकार को बचाने की बात है। तो वो ये इसको हम लोग मॉडर्न पार्लेंस में लोकतंत्र कहते हैं।
तो एक तरह से ये इन सारी चीज़ों को विदेशी विदेशी कह रहे हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि अश्विनी उपाध्याय उस दिन जो रैली किए थे उसका सब टेक्स्ट ये था कि संविधान बदलने का समय आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र को घोषित करने का, और एक अघोषित तरीके से पीछे के रास्ते से मनुस्मृति कानून को स्लिप इन कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के ढांचा बाहर से कहेगा भारत का संविधान, ठीक है, बाहर से वी द पीपल होगा, और अंदर जो है उसको खोखला कर दीजिए और भीतर हिंदू राष्ट्र का सामान भरिए। मैं इस सेंस में, और ये सारी जो बहुत ही सोचे समझे तरीके से घटनाएं की जा रही हैं, इसमें मैं मानती हूँ कि भारत का जो अभी भी, मेरे ख्याल से अभी भी आरएसएस के लिए जो पज़ल बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है, वो ये है कि उनके लाख कोशिशों के बाद भारतीय समाज में, हिंदू समाज में ज़रूर एक रेडिकलाइजेशन हुआ है, बिल्कुल, ये तो हमारे आंखों के सामने है, लेकिन वो रेडिकलाइजेशन भी इनको कम लग रहा है। अभी भी उनको दिख रहा है कि अभी भी आपको गरीब समाज में, साधारण लोगों में अभी भी आपको हिंदू मुस्लिम दोस्ती की, या सिंपल एक डिसेंसी की, या मानवता की, या कोई चुनाव आ रहा है तो मुद्दा जो है वो कहीं आर्थिक मुद्दे बन जा रहे हैं, या बेरोज़गारी मुद्दा बन जा रहा है, जैसे बिहार इलेक्शन में बन गया, सब चीज़ के बावजूद ये इन चीज़ों से परेशान है, ये नहीं चाहते हैं इसको, और इसलिए वो सोचते हैं कि जो रेडिकलाइजेशन हुआ है वो काफ़ी नहीं है, इसको वो और बढ़ाने के चक्कर में है, और इसलिए ये बिल्कुल सोचे समझे तरीके से कर रहे हैं इसको। आप ये मानती हैं कि जो हेट भी पूरा है उसके पीछे उसको बैक सपोर्ट जो है वो आरएसएस दे रहा है, ये आपने कहा? हाँ, बिल्कुल। अभी रिसेंटली आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि जो लोग गाय के नाम पर हत्या करते हैं वो लोग हिंदुत्व को फॉलो नहीं करते हैं, वो हिंदू नहीं, साथ में मिल के रहना चाहिए, यही यूनिटी देश की है। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब बयान तो बहुत सारी दी जाती हैं, मेरे ख्याल से राजनीतिक किसी भी एक्शन को और बयान को, दोनों को एक साथ तौलना पड़ता है। मेरा मानना है कि इससे अच्छी कोई बात ना होती अगर जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, खास करके हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं, और इसमें मैं आरएसएस को नहीं गिनती हूँ, मेरा मानना है कि अगर इसमें जो हिंदू जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, अलग अलग समुदाय के कम्युनिटी लीडर्स हैं, छोटे छोटे मंदिरों के जो ये हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, अगर ये सामने आते और इस बात को का विरोध करते कि हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू वर्चस्व के नाम पर आप माइनॉरिटीज़ पे हमला कर रहे हैं, आप गाय के नाम पे हत्या कर रहे हैं, ये नहीं है, तो मैं इसको बहुत अच्छी बात मानती। लेकिन मैं वो तब होता ना जब वो एक तरह से लोग सड़क पर उतरते और इसमें ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता, प्रदर्शन करते, इनको हिंदू वर्चस्ववादी राजनीति नाम की कोई चीज़ है, और वो क्योंकि और वो कौन लोग कर रहे हैं उसको नेम करते हुए उसको विरोध करना ये ज़रूरी है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे रही हूँ, एक पैरेलल, अगर आप अमेरिका में ले लीजिए तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सफ़ेद नस्ल के हैं, लेकिन वो सफ़ेद नस्ल के आधार पे वर्चस्ववादी वाइट सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ न सिर्फ आते हैं, बल्कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स का लीडर कौन है, उसको चला कौन रहे हैं, उसके एक एक आर्ग्यूमेंट को कि भाई आज इन्होंने ये कहा है और इसका विरोध हम ये कह के कर रहे हैं, ये कहते हैं। और वो अपने ब्लैक या नॉन वाइट जो लोग हैं, हिस्पैनिक लोग हैं, ब्लैक लोग हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, एशियन ओरिजिन के लोग हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम इनके अलाई हैं और हम इनके बचाव में खड़े होंगे अगर इन पर हमला होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर कोई हिंदू लीडरशिप में तो बहुत कम दिख रही है। और जहाँ तक आरएसएस की बात है तो उस बयान को देखिए, गाय के नाम पर हत्या करना हिंदुत्व नहीं है, तो हत्या कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, हत्या करने की प्रेरणा और उस तरह की भाषा कौन कौन लोग बोल रहे हैं? आपके मौजूदा संसद में कोई हैं जो बोले हैं इन बातों को? मौजूदा संसद में कोई है कि नहीं है जिसने गोली मारने को और गोडसे के रास्ते पर चलने की बात की है कि नहीं की है? ठीक है, आपके वो जयंत सिन्हा हो या साध्वी प्रज्ञा हो, ये लोग कौन हैं? ये आपके हैं कि नहीं हैं? क्योंकि ये एक आप जनरल सेंस में तो नहीं कह सकते ना कि करना खराब है। कौन कर रहा है, उसका विरोध कैसे आप करेंगे? उसके खिलाफ आप जो है कोई एक धरना प्रदर्शन किया है, आरएसएस ने किया, वो लीड करें। अगर वो मानता है खराब है
तो वो गिने कि वो बताएं कि भाई इतने इतने वर्षों में इतने इतने गाय के नाम पे हत्याएं हो चुकी हैं, इतने इतने वीडियो यूट्यूब पे लगे हुए हैं जिसमें नाम लिखा हुआ है कि फलां गौरक्षक संगठन ने हमने इस तरह से आदमी को बांध बांध करके पीटा और क्या क्या किया। इन पर एक्शन लीजिए, आप लीड करिए ना। जब आपको लग रहा है कि आपके धर्म को लोग गाली दे रहा है ये काम करके, आपके धर्म को बदनाम कर रहा है, अगर आप सचमुच में धर्म को बचाना, माने धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है सोच रहे हैं, तो आप तो करते, आप नहीं कर रहे हैं। आप दरअसल धर्म से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप हिंदू वर्ग। एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसका हम एक दम्भ भरते हैं, कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत राइट्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वाहवाही हम लोग करते हैं। मौजूदा स्थिति में जो वो हमेशा से था कि सरकारों का रुख रवैया मानवाधिकार और संविधान के प्रति काफ़ी उदासीन होता था, लेकिन अभी वो उदासीनता ही नहीं, वो एक ऑल आउट हमला हो गया है। क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थीं वो चाहती थीं कि संविधान के साथ कुछ खिलवाड़ बीच बीच में किया जाए, कभी सख्त हुआ जाए, कभी कुछ किया जाए, लेकिन संविधान को वो लार्जली मानते थे कि ठीक है। ये पहली बार आपका 2014 से लेके अब तक एक सरकार है जिसका कोर आइडियोलॉजी ये है कि संविधान हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाता, हिंदू वर्चस्ववाद हमें चाहिए। तो दिखाने के लिए, दिखावे के लिए बाहर का संविधान भले रहे, तालिबान के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह, कि दिखाने के लिए तो वाह वाह बहुत अच्छे, लेकिन एक्चुअल कंटेंट आपका जो होगा वो कंटेंट संविधान पर बुरी तरह से हमला, माइनॉरिटीज़ पर हमला, महिलाओं पर हमला, आतंकवादियों को एमपी बनाना, और ये बार बार कहना, कोई गलत काम कोई करे हिंदू वर्चस्ववाद के नाम पे तो सीधा कह देंगे वो कि ये तो हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, तो अगर वो आतंकवादी है तो जिहादी हो गया वो। जैसे अभी ये नरसिंहानंद के लिए कह रहे हैं, क्यों भाई वो जिहादी क्यों है, वो तो संघी है, ठीक है, कल तक आप उसके लिए पैसा जुटा रहे थे। तो वो जब वो कुछ खराब चीज़ आपके संगठन की महिलाओं के बारे में कह देगा तो आप कहेंगे कि हिंदू कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता और इसीलिए वो जिहादी हो गया। क्यों? मैंने बिकॉज ही स्पीक्स बैडली अबाउट वुमेन ही बिकम्स अ मुस्लिम? व्हाट नॉनसेंस। ही इज़ अ हिंदू radical, a Hindu supremacist, radical person who is encouraging Hindu supremacist terror, उसकी भाषा बोल रहा है। तो ये चीज़ अगर हम नहीं बोलते हैं तब संविधान आज हम बचा नहीं सकते। आज संविधान बचाने के लिए सिर्फ संविधान की वाहवाही करना काफ़ी नहीं, संविधान बचाने के लिए संविधान पर कहाँ कहाँ हमले हुए हैं, उन हमलों का, उस एक एक हमले का विरोध करना और उसके विरोध में जनता को खड़ा करना, ये करने का बहुत कठिन काम इस समय हमारे सर पर है।